दोस्तों नमस्कार। चौथे चरण का चुनाव भी आज संपन्न हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहले की तरह ही मतदान में थोड़ी गिरावट दिखाई पड़ी, लेकिन पिछले 3 चरण की अपेक्षा थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर दिखाई दिया। अब आज का जो सबसे बुनियादी सवाल है कि वो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा, जहाँ लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो कितना पूरा हो रहा है। बीजेपी ने तो मिशन 80 और अगर अंदरूनी बीजेपी की बात करें तो मिशन 75 चल रहा था। चुनाव के 15 दिन पहले, महीने भर पहले तक तो स्थितियां कुछ ऐसी ही लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि जमीन पर कोई मुकाबला दिख नहीं रहा है, विपक्ष जमीन से गायब है। लेकिन जब मतदान शुरू हुआ, वहां से जो नैरेटिव है, जो वेव है, वो करवट लेती हुई दिखाई दी। हालांकि चुनाव अभी भी बहुत खामोशी से चल रहा है। आज थोड़ी बहुत घटनाएं सामने आई कि जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी पर भी सवाल उठ रहे थे। पिछले चरण के चुनाव में संभल से मतदाताओं को खदेड़ने की भी खबरें आ रही थी, वोट नहीं डालने देने की खबरें आ रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रही हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग तो सुषुप्तावस्था में है, मूर्छित है, शायद वो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज जो मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मिशन में कितना पलीता लगा है और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस क्या हासिल करने जा रहा है। मैं बात करूंगा कि कौन कौन से फैक्टर, खास करके जो बीएसपी का फैक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। बीजेपी अगर चुनाव को नहीं उठा पा रही है तो उसकी मूल वजह क्या है और बीजेपी के भीतर के जो अंतर्विरोध हैं वो कितना खेल कर रहे हैं, ये बारी बारी से मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में कभी पिछले चुनाव में दो लड़के कह करके सपा और कांग्रेस के चुनाव एक साथ लड़ने की बात आ रही थी। आज वो दो भाई की तरह चुनाव मैदान में है, दो लड़के और ये दो भाई। राहुल गांधी ने कन्नौज में कहा कि ये मेरा भाई है, इसको जिता करके ले आना है, इसलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो उनकी आपस की बॉन्डिंग है और जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों के बीच दिखाई पड़ रही है, सपा और कांग्रेस के बीच, ये केमिस्ट्री आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के बीच नहीं दिखाई पड़ी होगी, जो आज दिख रही है। यादव वोटर कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और कांग्रेस के तरफ जो झुकाव हुआ है दलितों का, अति पिछड़ों का और माइनॉरिटी वोटर्स का, वो पूरी ताकत लगाए हुए सपा की तरफ भी, और अखिलेश यादव से नाराजगी के बावजूद वो जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बॉन्डिंग है और ये जो केमिस्ट्री है, ये उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण ही नहीं बना रही है, एक नई तस्वीर पेश कर रही है और उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति को भी दिखा रही है। तो ये तो रही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच की केमिस्ट्री। लेकिन राहुल गांधी के आने से जो हुआ, भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इसके जरिए डरो मत की राजनीति, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात, और फिर सामाजिक न्याय के वो तमाम मुद्दे, चाहे उसमें आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर करने की बात हो, कास्ट सेंसस कराने की बात हो, और बैकलॉग की भर्तियां हों, इसके अलावा 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा नहीं, गारंटी हो, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना है, उसी तरह का एजेंडा और उसी तरह का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का भी है। अग्निवीर एक बहुत बड़ा इशू है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम खत्म करेंगे, राहुल गांधी भी इसी बात को कह रहे हैं। महंगाई कम होगी
तो बिल्कुल बुनियादी सवालों को उठाते हुए किसानों का मुद्दा, एमएसपी की बात हुई कि गारंटी है वो देना है, तो और कर्ज माफी की बात है, तो किसान मजदूरों के 400 रुपया डेली मजदूरी करने की बात है मनरेगा में। इसके अलावा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अपने सम्मान स्वाभिमान का सवाल, उनके प्रतिनिधित्व का सवाल, उनके आरक्षण का सवाल, और सबसे बढ़कर संविधान को बचाने का सवाल। इसने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए की पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ करके एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया, जो लोगों के भीतर पहले से जो मौजूद चीजें हैं, इसी को कहा जाता है कि जो लोगों के अपने मुद्दे हैं उनको सामने ले आना और उसके बाद कनेक्ट करना, फिर उसे वोट में तब्दील करना। ये असली खेल होता है राजनीति का, जिसमें इस बार 100% सफल होते हुए, कामयाब होते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा फैक्टर है मायावती का। मायावती जहां शुरू में वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रही थीं और उन्होंने जिस तरह के अपने कैंडिडेट उतारे थे, जो कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया था, वो बेहद बेहद अच्छा था। माने आप ये कहें कि वो बीजेपी को कम से कम 10 सीटों पर सीधे तौर पर बड़ा नुकसान करने जा रही थी, और इधर अखिलेश यादव के उस सामाजिक समीकरण में उन्होंने कोई सेंधमारी नहीं की थी, कोई काउंटर नहीं किया था। बीजेपी के कान खड़े होते हैं और मुझे लगता है कि फिर उन पर दबाव डाला जाता है, और आकाश आनंद जो बेहतरीन भाषण दे रहे थे, एक दलित एग्रेशन के साथ, दलित आइडेंटिटी के साथ, दलित एसेसन के साथ, वो जिस तरह से बेबाक होकर के खड़े हुए थे आकाश आनंद, मायावती ने उन्हें वापस बुला लिया। उत्तराधिकार का भी पद उनसे छीन लिया और नेशनल कोऑर्डिनेटर का भी पद छीन लिया। इससे दलितों में एक निराशा और एक तरह से शिफ्टिंग दिखाई पड़ रही है। जाटो मतदाता भी इस बात को समझ रहा है कि ये दबाव में किया गया खेल है, और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बहन जी पर दबाव डाला है और इस दबाव को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये समाज कभी भी बहन जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो अब बीजेपी को हराने के लिए मतदान करने के लिए जा रहा। फिर उस समय सपा का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का कैंडिडेट हो, या बीएसपी का मजबूत लड़ता हुआ कैंडिडेट हो, वो उधर वोट कर रहा है। हाँ, एक बड़ा तबका है बीएसपी का, जो खास करके जिनकी उम्र 40 के पार है और जो गांव से जिनका संबंध है, वे ज़रूर बीएसपी में ही वोट करेंगे। लेकिन जो जागरूक तबका है, जो पढ़ा लिखा है, जिसे संविधान के बारे में जानकारी है, और जो इस बात को समझ गया है कि बहन जी पर ये प्रेशर डाला है अमित शाह ने, उनको डराने के लिए कोशिश हो रही है, वो शिफ्ट कर रहा है। एक तीसरा फैक्टर उत्तर प्रदेश में वो है बीजेपी के अपने भीतर की जो अंदरूनी खींचतान है, जो अंदरूनी अंतर्विरोध है, उसकी अमित शाह लगातार टारगेट किए हैं योगी आदित्यनाथ को, और हालात ये हैं कि डीजीपी नहीं बना पा रहे हैं अपनी पसंद का योगी आदित्यनाथ। जो चीफ सेक्रेटरी है वो नरेंद्र मोदी का अपना जो भी विश्वास पात्र हैं वो हैं, और हालात ये है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्री भी नहीं। जबरन संजय चौहान से लेकर के और ओम प्रकाश राजभर तक को मंत्री बनाया गया। इधर दो डिप्टी सीएम, ये दोनों माने जाते हैं कि अमित शाह के विश्वस्त लोग हैं। एक लॉबी योगी आदित्यनाथ के पास थी ठाकुरों की, उसमें भी सेंधमारी की है। अमित शाह ने दबाव डाला धनंजय सिंह पर, राजा भैया पर, और भी कई लोग जो अभी इस दौरान समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आए, यशवंत सिंह वगैरह। तो ये जो परिस्थितियां बना दी गई हैं योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द की, उनको बेहद कमज़ोर कर दिया जाए, और योगी आदित्यनाथ के मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि अगर तीसरी बार रिपीट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जाहिर तौर पर उनका हश्र कहीं शिवराज सिंह चौहान की तरह ना हो, वसुंधरा राजे की तरह ना हो, और जो पर्ची कभी दिल्ली से जयपुर पहुंची थी, जो पर्ची भोपाल पहुंची थी और उसमें से फिर निकल करके आए थे भजनलाल शर्मा और मोहन यादव, कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्ची लखनऊ भी आ जाए और फिर विदाई तय हो जाए योगी आदित्यनाथ के। तो इस वजह से ठाकुर मतदाता भी
शंकाग्रस्त है, गुस्से में है, तो वो भी बीजेपी को हराने के लिए शिफ्टिंग कर रहा है या घर बैठ जा रहा है। दोनों परिस्थितियां, घर ज़्यादा बैठ जा रहा है। इस बात को योगी आदित्यनाथ बड़ी बारीकी से समझते हैं, इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र का वो भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं वहां वो चले जाते हैं। जैसे आज बनारस में उन्होंने रोड शो किया तो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बुलाया। उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। ये जो डबल इंजन का मसला चलता है, उस डबल इंजन में जो बड़ा इंजन है वो इंजन पूरी तरीके से लोगों की नज़र में ध्वस्त हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की एक लोकप्रियता है और उसकी वजह बहुत सारी हैं, उस पर कभी और बात करूंगा। लेकिन योगी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वजूद है, जो भी बचा हुआ है इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं ये बात कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी का कोई फैक्टर इस चुनाव में नहीं है। किसानों की नाराजगी है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की नाराजगी है संविधान की वजह से। महिला जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी नरेंद्र मोदी ने, वो अब काम नहीं कर रही है। नौजवान सबसे ज़्यादा नाराज है, गुस्से में है। और योगी आदित्यनाथ के समय में भी इतने सारे पर्चे लीक हुए तो वो नौजवान योगी से भी खुश नहीं है। इस वजह से ये जो चल रही है अंदरूनी खींचतान कि कौन होगा सक्सेसर नरेंद्र मोदी का, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। अमित शाह लगातार उनकी जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी अनजान नहीं है, वो भी इस बात को समझते हैं, इसलिए वो भी पूरा जोर नहीं मार रहे हैं। जो तमाम ठाकुरों की सभाएं हुई वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं एक ढील दे रखी थी योगी आदित्यनाथ ने, और उस वजह से बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को मिल रहा। और ऊपर से जब राहुल गांधी एंट्री करते हैं उत्तर प्रदेश में दो यात्राओं के करने के बाद, और लगातार उस मुद्दे पर हैमर करते हुए कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, दलितों, पिछड़ों के अधिकारों को बचाना है, उन्हें रिजर्वेशन जो मिल रहा है उसको भी बढ़ाना है, आबादी के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार जो भर्तियां नहीं की गई हैं, जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को मिटा करके उन्हें सरकारी नौकरियां बैकलॉग की भरनी है, महिलाओं को 50% आरक्षण देना है सरकारी नौकरियों में। ये जो पूरा पैकेज है जस्टिस का, 5 न्याय जो राहुल गांधी ने बताए हैं, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल करके जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक अंतिम बात कि जहां समाजवादी पार्टी के साथ दलित मतदाता और अति पिछड़ा नहीं जाना चाहता, और कभी कभी तो ये सवर्ण मतदाता भी नहीं पसंद करता है, लेकिन राहुल गांधी के आने से ये परिस्थितियां बदल गई हैं। जो अपर कास्ट वोटर है, जो नाराज है बीजेपी से, वो भी राहुल गांधी की वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहा है। उसी तरह से दलित मतदाता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट किया है। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि समाजवादी पार्टी को वो वोट कर रहा है। अल्पसंख्यक मतदाता जो नाराज था बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी से, इस बार वो राहुल गांधी के वजह से, राहुल गांधी के ने जो ताकत दी, जो वो विश्वास पैदा किया कि नहीं हम आपके रक्षा के लिए खड़े हैं, इस संकल्प की वजह से अल्पसंख्यक मतदाता भी समाजवादी पार्टी के साथ फिर से एकजुट हो गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसने बीजेपी के उस चक्रव्यूह को भेज दिया है। बीजेपी के उस पूरे चुनावी तंत्र के बावजूद एक नई केमिस्ट्री, नया अंकगणित खड़ा कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा शिकस्त खाते हुए नजर आ रही है। और मेरा तो अंदाजा ये है कि 50 सीट हो सकता है कि इंडिया अलायंस को मिले। शुक्रिया।